बस बताओ जी। सर जी, जी, जी। मोहम्मद मलिक साहब आज वो इलाके, वो 3 थाने जिनकी हदूद में सीमा को 3 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, वहाँ पहुँचे थे। एक आठाज बल्लभगढ़ का इलाका है, वहाँ का थाना और 2 और थाने थे जिनकी उन्होंने वीडियोज़ भी भेजी। उस पुलिस के मुताबिक जिस दिन सीमा को रब्बू पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार किया था, कोई थाने को इंटीमेशन नहीं दी। तो इसका मतलब है कि जो पुलिस की कार्रवाई थी वो गैर कानूनी थी, मुतल्लिका थाने को आगाह नहीं किया। तो इस कार्रवाई के ऊपर सीमा को कितना फ़ायदा मिल सकता है और मोमिन मलिक साहब का केस कितना मजबूत हो सकता है सर? देखिए, देखें इसमें ये बिल्कुल गैर कानूनी काम किया गया कि जब आपने सबसे पहले क्रिमिनल लॉ का असूल यही होता है कि जहाँ पे कोई अकरंस हुआ होता है, जहाँ पे कोई क्राइम हुआ होता है, उसी लोकल पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में कार्रवाई होती है और उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। तो हुँ, ये जो पुलिस तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका जब उसमें लोकल लिमिट्स नहीं है, इसका आसान आप मुझे बताएँ कि क्या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो हरियाणा स्टेट के डीजी को बाउंड कर सकता है कि वो सुबह अदालत में पेश हो? नहीं सर। ठीक है? तो ये सर एक सिटी का मामला नहीं है, ये स्टेट बदल गई ना। स्टेट में आपका चीफ मिनिस्टर और है, वहाँ का डीजी और है, वहाँ का पुलिस ऑफिशियल और है, तो आप किसी दूसरी स्टेट में जब जा रहे हैं, तो आप किस बेस पे वहाँ पे गए हैं, जबकि आपका तो कोई लेना-देना ही नहीं है वहाँ पे। क्राइम उस स्टेट में हो रहा है, हरियाणा स्टेट में। ये इसी तरह से है कि क्राइम पंजाब में हुआ और सिंध से शाहिद भाई की टीम आ जाए कि हम इसको अरेस्ट करेंगे। तो वो किस तरह से आई? या तो ये ऐसे होता कि क्राइम जो था, वो होता उनके पास कोई पहले से रजिस्टर्ड एफआईआर होती। तो वो ये कहते हुँ, कि जनाब ये जो बीबीआई हमें मतलूब है फलाँ एफआईआर में, हम इसको लेने आए हैं और आप इसको हम यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके जा रहे हैं, इस मुकदमे में हम इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो वो चक्कर ही नहीं है ना, यहाँ पे तो हरियाणा स्टेट से अगर गिरफ्तार किया गया है, तो वहाँ से जहाँ से गिरफ्तार किया, वहाँ की लोकल पुलिस ने ही गिरफ्तार करना था। और अगर ये बात किसी तरीके से रबूपुरा या दूसरी स्टेट की पुलिस में नॉलेज में आई और वो वहाँ पे गिरफ्तार करने पहुँच गए हैं, तो उनकी कारकर्दगी अगर इतनी अच्छी है कि उन्होंने कहा कि अगर वो पुलिस काम नहीं कर रही तो हम वहाँ पे कर लें, तो फिर भी उनका ये तरीकाकार ये बनता था कि हमने आपकी जुरिसडिक्शन से इस खातून को अरेस्ट किया है और सर ये आपकी आपकी जुरिसडिक्शन बनती है, हम आपके हवाले करके इसको जा रहे हैं, हमने इसको सर पकड़ के आपके पास कर दिया। सर जी। यहाँ यहाँ एक लीगल लीगल इक्वेशन है सर, जैसे आपने कहा कि अगर पहले से एफआईआर होती रबूपुरा थाने में और उसके बाद वो पुलिस जाके कार्रवाई करती, तब तो कार्रवाई ठीक थी, लेकिन ये फिर भी इंटीमेट उनको करना बनता था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक वो लेडीज जिसका वहाँ शोर मचा मीडिया पे कि इल्लीगल पाकिस्तान से आई है और अपनी शादी रजिस्टर करवाना चाहती है, वो बल्लभगढ़ का इलाका हरियाणा स्टेट में था। ये टेक्निकल जैसे बात है मिसाल के तौर पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रब्बूपुरा पुलिस बीच में खुद कूदी कि एपी सिंह साहब या कुछ गैंग के पीछे ऐसे लोग हों जो समझते हों कि हम इस रब्बूपुरा पुलिस से ये चीज़ मैनेज करवा लेंगे। हरियाणा स्टेट में इसको हरियाणा मैनेज स्टेट करवाना में मुश्किल होगा। शुजा अपना शायद भाई हुआ ही है, ये ऐसे वाली बात नहीं है, ये हुआ ही है। लेकिन एक बात यहाँ पे है कि पूरा जो पुलिस है उनको कोई बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश जो पुलिस है बहुत बड़ी सपोर्ट है। उसकी वजह यह है कि किसी दूसरी स्टेट में जाने के लिए आपको होम डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, आप किसी दूसरी स्टेट में ऐसे नहीं घुस जाते मुंह उठा के कि जी आप सिंध से पंजाब आ गए। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का फर्क नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर आपने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से किसी शख्स को गिरफ्तार करना है, तो आपको अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं, एसएसपी रैंक के या डीपीओ रैंक के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ती है कि सर मैं इस एफआईआर में फलां अक्यूज को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अरेस्ट करने जा रहा हूँ। और वो परमिशन पे आप बकायदा एक टीम तश्कील करते हैं जिसमें फीमेल पुलिस भी होती है। और वो टीम जो होता है वो सीनियर ऑफिसर उसकी एक रेडिंग पार्टी तश्कील देता है और वो फिर जाकर रेड करती है और अरेस्ट करती है। जब आप दूसरी स्टेट में जाते हैं तो फिर आपको अपने कंसर्न आईजी से परमिशन लेनी पड़ती है, जो आपका हेड ऑफ पुलिस होता है। शायद उसका भारत में कुछ और नाम हो, हमारे पाकिस्तान में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, भारत में शायद वो कुछ किसी और नाम से उनको मुखातब किया जाए। लेकिन जो हेड ऑफ पुलिस होता है, मैं आसान कर देता हूँ, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि ये दूसरी स्टेट में हमने जाना है। और उसके बाद फिर आपको अपनी स्टेट के होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। देन आप दूसरी
स्टेट में जाके वहां से किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसकी आपको रीजन देना पड़ती है। अब यहाँ पे रबूपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे कौन सा ऐसा हाथ था, उन्होंने ना आईजी से परमिशन लेना पसंद किया, ना उन्होंने होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पसंद किया, और जाके विदाउट एनी एफआईआर उसको जाके वहां से अरेस्ट कर लिया, जो कि उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, जहाँ के वो एसएचओ नहीं है। एसएचओ का तो, स्टेशन हाउस ऑफिसर का तो एक छोटा सा एरिया होता है, एक तहसील भी नहीं आती उसके पास, तो चंद शहर होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वो 10-20 ज्यादा से ज्यादा आप कह लें 30 किलोमीटर का एरिया एक एसएचओ के पास होता है। ठीक है, वो क्या इतना पावरफुल हो गया कि उसने दूसरी स्टेट में जाके कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी कि रेड की और वहां से जाके उसको गिरफ्तार कर लिया और फिर उसको ले आया। ये एक्चुअली अगवा है, लीगली तो हम इसको करेंगे, ये अगवा है, वहां से अबडक्ट किया गया, अबडक्ट करके उसको वहां पे एफआईआर दे दी। लेकिन मसला पता क्या हुआ, इस सारी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए कोई बंदा नहीं था। ठीक है, नहीं, अब तो सर, अब तो आपने देखा कि क्योंकि जो कार्रवाई पाकिस्तान में जो तरीकाकार है पुलिस का, वो इंडिया में भी सेम ही है। जब भी तो मोहम्मद मलिक साहब स्टेप बाय स्टेप वहां जा रहे हैं कि सारी चीजें वो कलेक्ट करके सामने रखें, तो इसका फायदा मेरा ख्याल है सीमा को पहुंचाने की कोशिश की गई होगी। सर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा गया है। वो तो कह सकती है कि जी देखिए, अब हरियाणा स्टेट से वो अरेस्ट हुई है, ठीक है, वो तो सारी कार्रवाई आपकी लीगल होगी ना, आपके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। ठीक है, वो तो जाएगी जब एक ट्रायल, मुझे बताएं कि ये केस कोर्ट ट्रायल कैसे सुनेगी, ये चार्जशीट किधर करेंगे, ट्रायल कैसे सुनेंगे? अगर वहां पे ये पॉइंट उठ जाता है कि जनाब ये तो आपके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ये तो फलां स्टेट का मामला, दूसरे सूबे का मामला है सर, दूसरे प्रोविंस का मामला, डिस्ट्रिक्ट का मामला नहीं है। तो अब ये बहुत बड़ा एक लीगल डिफेक्ट आ गया। ये लीगल लैंग्वेज में तो सीधा सीधा अगवा है, और जो एसएचओ ने ये किया है उनके ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन बात ये है कि या तो इस पे कोई फेडरल इदारा कार्रवाई करता, कोई सेंट्रल एजेंसी होती, वो कहती वो किसी दूसरे प्रोविंस से अरेस्ट कर लेती, उनके पास इख्तियार होता है कि वो पूरे भारत में किसी भी जगह से किसी शख्स को अरेस्ट कर लें। ठीक है, या तो इसमें कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती या कोई स्पेशल फोर्स होती जो बॉर्डर की सिक्योरिटी को लुक आफ्टर कर रही। अब यहाँ पे आप एक चीज को देखें कि जो सिक्योरिटी वहां पे है, अब उन्होंने, उनका फर्ज बनता था कि जब ये इसको उनको पता चला, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को इतला देते, तो वो भी तो इनके साथ मिले हुए हैं ना, वो जब गए उन्होंने इसको इसके हवाले कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो खुल के आएंगी, लेकिन ये इससे फायदा सीमा इधर को पहुंचाया गया है, इससे पूरा फायदा पहुंचाया गया है, ताकि कल को क्लां को करे तो वो सिंपल एक डिफेंस क्लेम करेगी कि जनाब मुझे जिस एरिया से क्लेम किया गया वहां पे तो वकूआ कहीं का है, ट्रायल कहीं चल रहा है, सीधी बात है। इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, ट्रायल किधर चल रहा है। तो ये ज्यूरिसडिक्शन का डिफेक्ट एक बहुत ज्यादा, एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक सिंगल ग्राउंड के ऊपर ये कुछ हो सकता है। लेकिन अब उस चीज को कैसे कवर करते हैं मोमिन मलिक साहब, सबसे पहले तो ये डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का और अगवा का मुकदमा बनता है इन दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने ये कार्रवाई की है, और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने किस कानून के तहत। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ उस एसएचओ को कि वो 2 सूबों के ऊपर उनकी हुकूमत है। ठीक है, और बड़ा ही खुशकिस्मत, बड़ा ही लकी एसएचओ है कि यहाँ पे तो किसी को 10-15 किलोमीटर का एरिया नहीं मिलता, लेकिन ये इतना पावरफुल और इतना एसएचओ बड़ा है कि दूसरे प्रोविंस में भी जाके कार्रवाई करता है, उसकी वहां पे भी ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ पे भी ज्यूरिसडिक्शन है। तो मैं तो ये मुबारकबाद पेश करता हूँ भारत को भी, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये बड़ा टेक्निकल इशू खड़ा हो गया है। तो इसमें अच्छा फयाज साहब, आपको आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है ताकि सीमा को इसका फायदा हो, या नादानी है, या इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के किया गया है। इसका अब आसान हल जो मोमिन मलिक साहब निकालेंगे, जो मेरी समझ में आता है, वो यही होगा कि जो डीजी या हेड ऑफ पुलिस हरियाणा स्टेट है, वो लेटर लिखेंगे दूसरी स्टेट को कि ये मुकदमा यहाँ पे बनता है और इसका ट्रायल यहाँ पे शिफ्ट किया जाए और यहाँ पे हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वही फाइल उन्होंने, जो हेमंत पराशर साहब है उनका हमने भी इंटरव्यू किया, कुछ और लोगों ने भी, तो वो कहते हैं जो रबूपुरा की कार्रवाई है वो पुलिस की कार्रवाई ठीक है, मतलब जो एफआईआर
हुई है, क्योंकि वो जब इब्तिदा में आई थी शुरू में, तो वो उसी इलाके में आई थी, इसलिए रबूपुरा ने अगर पुलिस ने कोई एफआईआर काटी तो ठीक काटी है। कैसे काटी? इब्तिदा में जब आई है तो रबूपुरा में आई थी। शुरू में रबूपुरा में थी, उसके बाद निकाह रजिस्टर करवाने के दौरान वो फिर हरियाणा चले गए थे। माशाल्लाह। अब बात यहाँ पे ये है कि लेकिन एफआईआर, जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वो वहां की है सर, हरियाणा की है। मेरी बात सुने यार, देखिए वो जब रबूपुरा में पहले आई थी उस वक्त एफआईआर दर्ज कर दी थी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहले अरेस्ट किया गया, बाद में एफआईआर दर्ज की गई है, तो यही तो मैलाफाइड इंटेंशन है। यही तो बात है कि आपने पहले उसको टेक्निकली अरेस्ट किया, आपने कब्जे में लिया है, देन सेफली आपने अपनी मर्जी की एफआईआर काट दी और उसमें वो सेक्शन ऐड नहीं किए जिसकी वो हकदार थी। इस एफआईआर में सिर्फ 2 सेक्शन अभी तक जो मुझे समझ आई है, वो 2 सेक्शन है। वो कौन कौन से हैं? फॉरेन एक्ट की दफा 14, उसका सेक्शन 14 और 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट, वो इंडियन पिनल कोड का वो सेक्शन है। ठीक है, वो भाई जो उसने फेक डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसके लिए जो 420, 68, 71 ये जो सेक्शन ऐड करने थे, ये किसने करने थे? ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपने पोजेशन में भी लिए हैं। ठीक है, आपने उसके कब्जे से क्या क्या, तो ये सेक्शन उसमें ऐड नहीं किए गए, तो ये एफआईआर जानबूझ के फेवर देने के लिए उसमें वो ऑफेंसेस ऐड किए गए, बेलेबल ऑफेंसेस, ताकि कोर्ट में बेल मिल जाए और मुकदमा कंटेस्ट करने से के हवाले से। और इससे एक बात तो क्लियर होती है कि यूपी स्टेट में कोई बहुत तगड़ी शख्सियत है जो इस सारे मामले को बैकआउट कर रही है, क्योंकि मेरा सारा दिन गवर्नमेंट ऑफिसर से ही मामला रहता है। सर गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर इतनी जरूरत नहीं होती। मैं कब की कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर के गले में पटा होता है, शायद भाई आपको भी पता है, वो तो एक एप्लीकेशन की मार होता है। बड़ा बुलंदर की उसकी वहां पे ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है और वो पहुंच गया। अहमद सर से मेरा ये सवाल ये है कि उन्होंने पहले अरेस्ट किया, बाद में एफआईआर दर्ज की, तो वो जब रबूपुरा में आई थी उनके नॉलेज में, तो उन्होंने उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? उन्होंने वहां से इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जब उनकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में? उनको बाद में पता चला गया, तो वो वहां पे कैसे कर सकते हैं? तो ये जो चीज है, अगर रबूपुरा से एंटर हुई है तो उस हवाले से कोई एविडेंस उन्होंने लिए है कि क्या सबूत है कि वो यहाँ से एंटर हुई है? क्या वहां पे उन्होंने किसी का बयान लिखा है, कोई विटनेस मिला है जिसने कहा? कैसे उनको पता चला कि ये रबूपुरा से हरियाणा गई है? क्या वहां पे पुलिस ने किसी का कोई कंप्लेंट की है, किसी ने किसी का कोई बयान लिखा है? कैसे पता चला उन्हें? क्योंकि उसके पास वो भारत का पासपोर्ट या वीजा तो था नहीं जिससे आप ट्रेवल हिस्ट्री देख लें कि ये फलां ट्रेन से उतरी थी तो वहां पे चली गई थी या फलां। वो तो जहां पे पकड़ी गई वो पता चला उसका ना। तो ये कौन सा ऐसा एविडेंस है जिससे वो ये कहते हैं कि ये रबूपुरा से वहां पे गई है? पहले तो वो ये बात साबित करें ना कि उनके पास अगर जब उनके पास एविडेंस आ गया था तो फिर उन्होंने एफआईआर बाद में क्यों दर्ज की? पहले फिर वो दर्ज करके उसको जाते तो फिर कोई लीगल डिफेक्ट नहीं होना था। वो कहते हैं कि जनाब रबूपुरा से इस तरह एक खातून है, वो यहाँ से उसने बॉर्डर क्रॉस किया, यहाँ पे घुस गई है, अब यहाँ से आगे रूपोश होगी हरियाणा स्टेट में। तो ये फिर इसके ऊपर कंसीलमेंट के भी सेक्शन लगने थे, किसने अपने आप को कंसील किया है, रबूपुरा से दाखिल होकर हरियाणा स्टेट में जाके पनाह ली, कंसील किया। या तो वो कोई इस तरह की स्टोरी बताते हैं कि हमारी स्टेट से एक बंदा इलीगल तरीके पर दाखिल हुआ है, वो भाग के चला गया हरियाणा स्टेट में, हमने उसकी एफआईआर दर्ज कर दी और साथ वो डीजी को लेटर लिखते वहां के हेड ऑफ पुलिस को कि आप हमारी मदद करें। उन्होंने तो ऐसे किया कि जैसे उनको सारी इन्फॉर्मेशन है और उन्होंने जनाब एकदम से, जैसे वो कौन सा प्रोग्राम चलता है जिसमें वो आते हैं, सीआईडी चलता है ना, जिसमें कहते हैं दया, वो कहते हैं कि इसका जनाब घड़ी निकाल की तरह से वो करते हैं, नो मिल गया और एकदम से उन्होंने जाकर रेड कर लिया। कैसी बात है? और वहां से सीमा यादव को फिल्मी अंदाज में अरेस्ट भी कर लिया। तो उनके पास ऐसे कौन से लोकेटर थे, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि उन्हें पता था कि वो वहां पे रेड करेंगे विदाउट एनी लीगल परमिशन? तो वो किस तरह से उन्होंने कर लिया? उनके पास ऐसा कौन सा जादू था कि वहां की पुलिस को नहीं पता चला, इन्हें पता चल गया? तो ये सारी बैकडोर चीजें मैंने ही थी, पहले उसको वहां पे भेजा गया, फिर क्योंकि इसके पीछे सारा मास्टरमाइंड है। और एक बात बहुत सारे लोग लाइट ले रहे हैं कि मुझे कल पता चला मोमिन मलिक साहब की वीडियो से कि सीमा हैदर की पोजेशन से एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, वो मैरिज सर्टिफिकेट किसका है? गुलाम हैदर का और सीमा हैदर का। वो साथ लेगी। वो साथ क्यों लेगी भाई? उसके पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि मैं बताऊं मेरी बीवी है। लेकिन नादरा से तो उन्होंने निकलवा लिया था ना सर। चीज है
ये जो चीज है ये भी एक बहुत बड़ा पीछे का मास्टरमाइंड है कि आप निकाहनामा ही ले आओ, उसके पास कॉपी होगी नहीं, वो तो इतनी कैपेबिलिटी रखता ही नहीं कि उसको सेकंड एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास गुम जाए तो आप दूसरा कैसे बनाएंगे। लेकिन आपको पता है बैकडोर मुझे इस बात का इल्म था, ये रोशन अजीम साहब ने अदालत में केस किया था ये उसकी कॉपी दोबारा जनरेट करने के लिए, और उस वक्त के जो सारे विटनेसेस थे जिनकी मौजूदगी में निकाह हुआ था और जिस कोर्ट में कोर्ट मैरिज हुआ था इसका, वो सारे डॉक्यूमेंट सारे अटैच किए गए, जिसकी वजह पे कंप्यूटराइज निकाहनामा जनरेट किया गया और वो सारा अदालत ने उसको वेरीफाई किया कि ये सही निकाहनामा कोर्ट में हुआ था। इसकी वजह से वो हैदर बच गया, अगर कोर्ट में ना हुआ था तो वो तो ले गई थी साथ ही निकाहनामा, और इनके पास तो कोई चीज ही नहीं थी वो निकाहनामा। आप यहाँ से देखें कि ये कितना प्लान्ड किस्म का सारा स्ट्रक्चर है, ये मतलब A to Z इसमें एक एक चीज का ध्यान रखा गया है। ये मोमिन मलिक साहब आए हैं तो ये पन्ने खुलते जा रहे हैं और हमें अंदर की कहानी नजर आ रही है, वरना कहां से ये मामला शुरू हुआ है और कहां तक पहुंचा है, और अभी आगे जाने कितने हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। सर मैं आपको बताता हूँ फैसल जी, प्लान ये फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया तक का ये प्लान एंड देन कॉम्प्लिकेटेड प्लान भी है और ये कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। यहाँ आने पे इसको इतना कॉम्प्लिकेट, मैंने बताया ना, इसको रायता इतना पजल बना दिया है कि अंदर कोई भी जाना नहीं चाह रहा है, कोई भी जाना नहीं चाहता। ये से मोमिन सर को भी बहुत टाइम लगेगा ये एक जड़ काटने में। इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, अंदर जाना बहुत डिफिकल्ट है। जी नीता जी माधुर, मैंने आपको इंटरप्ट किया। एक चीज आप देखें शायद भाई, ये ना एक सीधा सीधा क्रिमिनल लॉ का असूल है, उसमें पहला प्रिंसिपल ये है कि प्रोसिक्यूशन शुड प्रूव इट्स केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स। ये जो मुद्दई होगा उसके ऊपर सारी लाइबिलिटी है, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि उसने अपना केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट्स पैदा करना है, पेश करना है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये है कि 10 गुनहगार बच जाने चाहिए, किसी एक शख्स को सजा नहीं होनी चाहिए जो बेगुनाह हो। क्योंकि अगर कोई गुनहगार बंदा छूट जाएगा तो अदालत उसको दोबारा अरेस्ट करके पेनल्टी इम्पोज कर सकती है, लेकिन अगर एक बंदा बेगुनाह है तो वो उसको अगर आप जेल में कर देते हैं तो उसके लिए नहीं है। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है ना वो मुल्जिम को जाता है, ठीक है। अब जो मुल्जिम का वकील होता है, जो क्रिमिनल का या अक्यूज का वकील होता है, उसकी पहली कोशिश क्या होती है कि सीधे साधे केस को उलझाना, ठीक है, जिसमें AP सिंह साहब माहिर है, एक्सपर्ट है। वो क्या करेगा, वो सीधे साधे केस में रायता डाल देगा, जो नीता जी ने बात की। करेक्ट। जो ये सीधा सीधा ब्लंट वेपन यूज हुआ, डंडा लगा, सर फटा, क्योंकि नहीं सर इसमें तो रिक्शा लगा है, ठीक है। वो इस तरह की कहानी क्रिएट कर देगा कि उस दोनों स्टोरीज जो है उसके ऊपर बिलीव ना किया जाए। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा टेक्निकली इस केस के साथ खेला गया है कि आप देखें बंदा कहीं से अरेस्ट हो रहा है, पुलिस कोई इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस पे केस क्या चलेगा, ये चीज देखें आप। सबसे पहले वो बंदा इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो लीगली ऑथोराइज ही नहीं है, और वो कहता है कि जी मुझे इतला मिली थी कि ये रब्बूपुरा से वहां गई। अच्छा, जब आपको इतला मिली, आपको इतला किस बंदे ने दी वो तो हमें बताएं, वो कौन सा फरिश्ता आया जिसने आपको इतला दी, तो आपने उसका स्टेटमेंट लिख के उस वक्त FIR दर्ज की कि अननोन इन्फॉर्मर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि एक बीबी जो है वो यहाँ से इलीगल तरीके पर इंटर होके हरियाणा स्टेट चली गई, या उनको ख्वाब आया था कि वो यहाँ से वहां गई थी। किस तरीके से उन्होंने इमेजिन कर लिया कि वो रब्बूपुरा से वहां गई, जब रब्बूपुरा में थी तो वो ये FIR पहले ना देना, ये एक बहुत बड़ी इनकी बदनीति। फिर वहां पे जाके अरेस्ट कर लेना, वहां की पुलिस को इतला ना देना, तो ये पूरी तरह से फेवर दी गई है उसको, सीमा हैदर को फेवर दी गई। और ये इस मामले को मोमिन मलिक साहब को क्लियर करने में, केस को सीधा करने में, जैसे नीता जी ने कहा, टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंट डाल दिया गया, जिसको हम कहते हैं ना प्रोसिक्यूशन केस में डेंट डालना। ये इसमें सीधे साधे केस डेंट डाल दिया, ये केस बिल्कुल सीधा था, लेकिन इस केस के हर मोड़ पे डेंट डाल दिए हैं, और वो डेंट जो है ना वो सीधे करना अब मोमिन मलिक साहब की जिम्मेदारी है। यही वजह है कि अभी बहुत दिन गुजर जाने के बाद मोमिन मलिक जैसा वकील, मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूं तो मुझे पता है कि क्रिमिनल लॉयर का दिमाग कैसे चलता है, ठीक है। तो वो हम समझ जाते हैं कि ये वकील काम करने वाला है, ये पहले दिन ही पता चल जाता है। तो जिस तरह से मोमिन मलिक साहब की एंट्री हुई, जिस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स को ले रहे हैं, वो अपने काम में एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। उस तरह के वकील को अभी गुत्थियां सुलझाने में, चेन पूरी करने में वक्त लग रहा है। उसकी वजह क्या है कि हर्डल बहुत ज्यादा है,
ठीक है, कभी आपको हरियाणा स्टेट जाना पड़ता है। इतनी हर्डल्स पैदा कर दी गई हैं, इतनी हर्डल्स पैदा कर गई हैं कि उसमें गुलाम हैदर जैसा बंदा तो क़यामत तक इंसाफ नहीं ले पाएगा। लेकिन ये मोमिन मलिक जैसी बात जो है, आप मुझे बताएं कि एक गुंडे ने अनलॉफुली मुझे थ्रेट किया, मैंने वो एफआईआर लॉन्च करवाई। मेरा अपने मुल्क में, अपने प्रोविंस में खासा तल्लक भी है, लोगों से जान पहचान भी है। तो वो बंदा जो था वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का फैसल भाई, तो मुझे उसको अरेस्ट करवाने के लिए आईजी पुलिस से परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि मुझे पुलिस ने कहा कि सर हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे जाएं, हम कैपिटल सिटी में कैसे जाएं, आप की एफआईआर तो रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन आप हमें कोई फीमेल पुलिस भी लेकर दें, लोकेट लेटर लिखा, उन्होंने फिर परमिशन उसने दी। यहाँ पे तो समझ से बाहर है। और आप देखें फिर क्या होता है। एक और मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बताऊं, ये बताएंगे, सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना होता, वहां के लोकल मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लेना होता है। सफरी रिमांड क्या होता है? व्हाट इज ट्रांजिट रिमांड? वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि आपने किसी दूसरे शहर से किसी बंदे को पकड़ा है, तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। आप कहेंगे जनाब जी मेरा मुल्ज़म था, लेकिन वो तब होता है कि आपके पास कोई एफआईआर पहले से हो। आप बताते हैं कि जनाब ये मेरा मुल्ज़म था, भाग के यहाँ पे आके मैंने आपकी जुरिस्डिक्शन से इसको पकड़ा है, लिहाजा मैं आपकी अदालत में ले आया हूँ, इसको मैं फलान जगह पे लेकर जाना चाहता हूँ। तो आप मुझे ट्रांजिट रिमांड दें। ट्रांजिट रिमांड सीआरपीसी में एक प्रोविजन मौजूद है। वो भाई जब ट्रांजिट रिमांड भी नहीं लिया गया, ना मजिस्ट्रेट को इतला की गई, ना पुलिस को की गई, तो इसमें बहुत बड़ी मैलाफाइडी है। चोरी छुपे काम डाल के इधर का केस उधर कर दिया, आसान अल्फाज में अगर कहें, इधर का केस करके कहानी बदल दी है, और 7 महीनों तक चार्जशीट ही नहीं फाइल की। तो इससे बड़ी मैलाफाइडी क्या होगी। और वहां पे लिख दिया कि ये गलती से यहाँ पे आ गई। अब जब उसने लिखा था तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट एक सरकारी वकील भी होता है सर, जो कंप्लेनेंट होता है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि जहां पे क्रिमिनल लॉ जो होता है ये बेसिकली कंसीडर किया जाता है पब्लिक राइट की वायलेशन। जहां पे पब्लिक राइट